हेलो बच्चों, आज आपके लिए है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया के बाद ऊर्जा का उत्पादन होता है शरीर में। तो यह एक आवश्यक प्रोसेस है हमारे शरीर की। अगर श्वसन नहीं होगा तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, उसमें जो अंग आते हैं वो क्रमशः सबसे पहले हमारा नासाद्वार होता है यानी कि नाक होती है। नाक के बाद हम आते हैं, यहाँ पर आपका कंठ दिख रहा है, ये इसको गले के पास में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको कंठ कहा जाता है। उसके बाद आती है श्वास नली। ये कुछ इस तरह से आपको गोल गोल वलय में बनी हुई दिख रही है। ये उपास्थि वलय की बनी हुई होती है। उसके बाद यह पोर्शन दो हिस्सों में कट जाता है। यहाँ से आया और यहाँ से ये दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है। देखिए दो, ये यहाँ से जो श्वास नली आई, श्वास नली यहाँ से दो हिस्सों में बढ़ रही है। आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिनको हम कहते हैं श्वसनी, जिनको श्वसनी कहा जाता है। और श्वसनी के बाद ये जो श्वसनी होती है ये छोटी छोटी नलिकाओं में बदल जाती है और ये छोटी छोटी नलिकाएं आगे की ओर बढ़ती हैं, जिनको हम श्वसनिका कहते हैं। तो श्वसनिका और लास्ट में श्वसनिकाएं एक गुब्बारे नुमी संरचना में, एक बैलून की तरह की संरचना में बदल जाती हैं, जिसको कुपिका कहा जाता है। यानी कि जो श्वसनिका होती है, श्वसनिका अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होती हैं, जिनको कुपिका कहा जाता है। और जो कुपिका होती हैं उसके अंदर रुधिर वाहिकाएँ बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी। ये कुपिका का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कुपिकाएँ हैं। तो जो कुपिकाएँ होती हैं इसमें ये गुब्बारे जैसी असंख्य संरचनाएं होती हैं, बहुत सारे बैलून जैसी संरचनाएं इनको होती हैं, जिसको कुपिका कहते हैं। तो कुपिका के अंदर रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, जो क्या करती हैं, रक्त को यहाँ पर ले जाती हैं और रक्त को वापस ले करके जाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, हम एक एक करके इनके जो कार्य हैं इनको समझेंगे कि क्या होता है और ये वर्क किस तरह से करते हैं। सबसे पहले नासाद्वार, जो हमारी नाक होती है, नाक से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और नाक के अंदर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, महीन बाल होते हैं और एक श्लेष्म होता है, एक कोई लिक्विड टाइप का नाक के अंदर होता है, जिसको श्लेष्म कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है कि जो वायु बाहर से ली जा रही है, हम यहाँ से जो वायु को नाक से ग्रहण कर रहे हैं यहाँ से अंदर की ओर, तो उस वायु में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो बालों के द्वारा, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके द्वारा और श्लेष्म के द्वारा यहीं पर रुक जाती हैं, अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। उसके बाद जो यहाँ पर फिर नीचे श्वास नली, ये यहाँ पर आपका कंठ होता है। इस जगह पर जो कंठ होता है, यहाँ से एक श्वास नली जाती है, दूसरी हमारी आहार नाल जाती है। तो यहाँ पर सुनिश्चित होता है कि जो वायु ली जा रही है वो श्वास नली में ही प्रवेश करे। अगर वायु श्वास नली के जगह अगर आहार नाल में प्रवेश करती है और हम अगर भोजन कर रहे हों, उसमें वायु अगर भोजन करते इसमें हम बातें करते हैं, तो हमको तेज की खांसी आती है। तो जिसका कारण क्या होता है कि वायु जो भोजन है वो आहार नाल में न जा करके श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण खांसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास नली, श्वास नली जो होती है ये उपास्थि वलय की बनी होती है, उपास्थि वलय की बनी होती है, ताकि जिससे वायु आसानी से अंदर को प्रवेश कर सके, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। उसके बाद श्वास नली अब ये चेंज हो जाती है श्वसनी में। श्वसनी, ये दोनों जो हमारे फेफड़े होते हैं जिनको लंग्स कहा जाता है, तो लंग्स इधर बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। लंग्स जो होता है पसलियों के अंदर एडजस्ट होते हैं। तो लंग्स के में जो है ये जो श्वसनी होती है, श्वास नली चेंज होकर के दो छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, जिनको हम श्वसनी कहते हैं। तो श्वसनी और श्वसनी फिर लास्ट में आकर के श्वसनिका में बदल जाती है, यानी कि उससे भी छोटी छोटी नलियां बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। तो श्वसनिका में चेंज हो जाती हैं और श्वसनिका अंत में बैलून जैसी संरचनाओं में बदल जाती है, जिसको कुपिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुपिकाएँ होती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है जो कार्य समझना, श्वसन की जो पूरी प्रोसेस यहाँ से होते हुए आई थी, वे समापन उसका कुपिकाओं में होता है। क्योंकि कुपिकाएँ क्या करती हैं, जो गैसों का विनिमय होता है, ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय शरीर के अंदर एक्सचेंज होता है, उसको करने के लिए जो आधार प्रदान करती हैं
जो जहाँ पर स्टेशन बनता है, जिस स्थान पर ये चीज़ होती है, एक्सचेंज होता है CO2 और ऑक्सीजन का, वो कुपिका में होता है। इनकी संख्या असंख्य होती है, बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर ये आपको चित्र में इसका दिख रहा है, जो कुपिकाएँ दिखाई गई हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या असंख्य होती है। और यहीं पर इसके अंदर रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। तो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो क्या करती हैं, पूरे शरीर से CO2 युक्त रक्त लाती हैं, और यहाँ से जो बाहर से ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजन आई है, और यहाँ पर पूरे शरीर से ऑक्सीजन युक्त और CO2 युक्त रक्त को लाती हैं। प्लस अब उसमें से CO2 यहाँ पर निकल जाती है, उसका एक्सचेंज हो जाता है, और जो ऑक्सीजन प्राप्त हुई है वो ऑक्सीजन उस रक्त में मिल जाता है और वापस रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में। कुपिकाओं का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, शरीर के अंदर गैसों का यानी कि CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय करना, उसके लिए एक आधार प्रदान करने का कार्य इनका होता है। तो ये तो संरचना हो गई इसकी कि ऑक्सीजन कहाँ से आई, कहाँ गई, और क्या क्या कहाँ से होते हुए आई। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें कि श्वसन की क्रिया होती कैसे है, श्वसन की क्रिया कैसे होती है, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक डायाफ्राम जैसे यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ये एक डायाफ्राम जैसा गुम्मद जैसी आकृति बनी हुई है, इसको डायाफ्राम कहा जाता है। तो डायाफ्राम में क्या होता है, ये जनरली गुम्मद जैसी आकृति का होता है। तो गुम्मद जैसी आकृति होने पर यहाँ पर जो वक्ष गुहिका होती है, इसका आयतन थोड़ा सा शॉर्ट होता है, यानी कि कम होता है। लेकिन जैसे ही हम वायु लेने की हमको आवश्यकता पड़ती है, शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है। जो ये डायाफ्राम दिख रहा है, इसकी आकृति कुछ इस तरह से आ जाती है, फ्लैट हो जाता है, ये नीचे की ओर आता है, तो जिसके कारण वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होने लगती है, एब्जॉर्ब होती है। जब ये पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, जितनी कैपेसिटी होती है उतनी जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसके बाद डायाफ्राम जो होता है वापस इसी गुम्मद के आकार में चेंज हो जाता है। जब ये आ गई तो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद जब अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस होगी, तो तब क्या होगा, ये वापस उसी गुम्मद के रूप में आएगा और जो वायु है वो नाक से बाहर निकल जाती है। यानी कि ये प्रोसेस 2 बार होती है। वायु सबसे पहले नासाद्वार में आती है। अगर हम श्वसन लेते हैं यानी कि सांस अंदर ले रहे हैं, सबसे पहले वायु नासाद्वार में आएगी, फिर कंठ में आएगी, श्वास नली में आएगी, श्वसनी में आएगी, श्वसनिका में आएगी, और उसके बाद कुपिका में आकर के रुधिर वाहिका में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, और उसके बाद जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो पूरे शरीर में, पूरे हमारी होल बॉडी में क्या होगा, वो सर्कुलेट हो जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जब अशुद्ध जो यहाँ पर CO2 युक्त जो रक्त आया था उसमें से CO2 निकली, तो CO2 वापस इसी प्रोसेस को हम उल्टा कर देते हैं। रुधिर वाहिका से ये कुपिका में आएगा, कुपिका से वापस श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नली में, फिर कंठ में, फिर नासाद्वार से शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी श्वसन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूरी श्वसन की प्रक्रिया जो मानव में होती है। तो ये तो है प्रमुख रूप से कि श्वसन तंत्र क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, क्या इसमें कार्य होते हैं।